अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे पीपीएससी मैथ 2015 का पेपर। और देखिए क्वेश्चन वन ये है, इंटेग्रल -4 to 0 t dt ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस टी स्क्वायर किसके बराबर आएगा। 0 डाइवर्जन -4 +4। अगर आप इसमें -4 पुट करते हैं तो -4 का स्क्वायर 16, 16 -16 0, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इससे आपने परेशान नहीं होना। आप ट्रेडिशनल मेथड इसका क्या है कि लिमिट x अप्रोचेस टू -4 प्लस यहाँ लिखेंगे और एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे x फिर 0। ये सारा काम मत कीजिए क्योंकि आपने MCQ सॉल्व करने हैं। मेथड ये सही है लेकिन MCQ सॉल्व करने के लिए आप वेरिएबल इंट्रोड्यूस ना करवाएं, इस पे टाइम ज़्यादा लगेगा। इसे अगर आप डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं फिर आप देखिए कि इस पे क्या फार्मूला बनता है। अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, -4 to 0 16 माइनस टी स्क्वायर रेज टू पावर -1/2 dt। इस पे अब हमने एक फार्मूला बनाना है इंटीग्रेशन में f(x) रेज टू पावर n इंटू f' dx। अगर ये पावर छोड़कर, ये पावर आपने छोड़ देनी है, पावर छोड़ के अगर फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो आपने इस पावर में एक ऐड करना है और जो नई पावर बनेगी उस पर डिवाइड करेंगे। और यहाँ चूँकि हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम ऐड नहीं करते और कंडीशन इसके ऊपर क्या है, n इज़ नॉट इक्वल टू -1। n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी होगी आप उसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब आप ये पावर छोड़ दीजिए, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और -t² का डेरिवेटिव होना चाहिए -2t। तो आप इसे -2 से मल्टीप्लाई कर लें और -2 पे डिवाइड। अब आप गौर कीजिए, पावर छोड़ के डेरिवेटिव साथ आ गया, इसमें पावर में एक ऐड करने और जो नई पावर बनेगी उस पर डिवाइड करेंगे और साथ में है जी -12 और लिमिट्स हैं -4 to 0। भाई ये हाफ इस हाफ से कैंसिल हो जाएगा। इसमें अब आप अपर लिमिट लगाएंगे 16 -0 रेज टू पावर 1/2 माइनस इसमें लोअर लिमिट लगाएंगे 16 -16 रेज टू पावर 1/2। 16 की पावर 1/2 आंसर मिल जाएगा 4, ये रिज़ल्ट आ जाएगा 0। तो इसमें फाइनली जो आंसर हमारे पास आया वो -4 आया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, पीरियड ऑफ द फंक्शन a cos ω_t + b sin ω_t। इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए पीरियोडिक फंक्शन किसे कहते हैं। अ पीरियोडिक फंक्शन इज़ अ फंक्शन दैट रिपीट इट्स वैल्यू एट रेगुलर इंटरवल। एक डेफिनेशन ये है। आगे क्या है, अ फंक्शन f(x) इज सेड टू बी पीरियोडिक। एक फंक्शन जो है वो पीरियोडिक कहलाएगा इफ़ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर p ग्रेटर दैन 0, पॉजिटिव होना चाहिए, सच दैट f(x) plus p is equal to f(x) for all x, p is called the period of the function। जी, ऐसा फंक्शन जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करना शुरू कर दे, उस फंक्शन को बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। और वो जो रेगुलर इंटरवल एक वैल्यू आती है उसे हम बोलते हैं पीरियड, जो है जहाँ पर वो अपनी वैल्यू रिपीट करता है। देखिए इसमें इसे हम सॉल्व करते हैं, शॉर्टकट मेथड इस पे यूज़ करते हैं।
उसके लिए आपने ये समझना है कि अगर मेरे पास ये फंक्शन दिए गए हैं साइन एक्स, कॉज एक्स, कोसिकेंट एक्स, सीकेंट एक्स, टेंजेंट एक्स और कॉट एक्स, ये फंक्शन है और यहाँ लिखेंगे इनके पीरियड्स। साइन एक्स का पीरियड आ जाएगा 2 पाई, कॉज एक्स का पीरियड 2 पाई, 2 पाई, 2 पाई और टेंजेंट और कॉट इनका पीरियड किस चीज़ के बराबर है? पाई के। तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पीरियोडिक होते हैं। साइन अपनी वैल्यू रिपीट करेगा 2 पाई के बाद, हर एंगल 2 पाई के ऊपर साइन ने साइन 30 की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू है 1/2। अब इस 30 में जब आप 360 ऐड करेंगे 390 हो जाएगा। साइन 390 की वैल्यू कितनी होगी? हाफ होगी। 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे हैं कि जिनका पीरियड 2 पाई है और 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे हैं जिनका पीरियड पाई आ रहा है। वो कौन से हैं? टेंजेंट और कॉट। अब आपने शॉर्टकट ये सीखना है, अगर 2 फंक्शन ऐड हो रहे हैं और उन दोनों फंक्शन का पीरियड सेम आ रहा है, जैसे यहाँ पर साइन फंक्शन है, कॉस फंक्शन है, दोनों का पीरियड किस चीज़ के बराबर है? 2 पाई के। तो आपने इनका स्टैंडर्ड पीरियड लिखकर कॉफिशेंट ऑफ टी या कॉफिशेंट ऑफ एक्स पे आपने डिवाइड कर देना। मैं इसकी बात कर रहा हूँ एंगल की। टी का जो भी कॉफिशेंट होगा उस पर डिवाइड कर लीजिए और मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करना है, पॉजिटिव पे। तो यहाँ इसका पीरियड आ जाएगा जी 2 पाई ओवर ओमेगा। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ ये काम आप उस वक्त करेंगे जब इन दोनों फंक्शंस के पीरियड जो है वो सेम आ रहे हैं। अगर डिफरेंट होंगे दोनों के पीरियड वो कहानी और है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी कि अगर डिफरेंट आ जाएं फिर क्या होता है। भाई साइन का पीरियड किस चीज़ के बराबर है? 2 पाई के। कॉस का पीरियड किस चीज़ के बराबर है? 2 पाई के। और यहाँ पर टी के कॉफिशेंट भी सेम आ रहे हैं। अगर कॉफिशेंट भी सेम हैं तो आपने स्टैंडर्ड पीरियड को टी के कॉफिशेंट या एक्स के कॉफिशेंट पे क्या कर देना है? डिवाइड। तो इस वक्त जो इसका आंसर बनेगा वो है 2 पाई ओवर ओमेगा, वो ऑप्शन डी है। तो विद इन सेकेंड अगर आप लोग क्वेश्चन जो है इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड आ जाए। आपसे पूछे जी फाइंड द पीरियड ऑफ टेंजेंट 5x, इसका पीरियड पूछता है। आपने देखना है इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्टैंडर्ड पीरियड कितना आ रहा है? पाई आ रहा है, उसे कॉफिशेंट ऑफ x पे डिवाइड कर दें। टेंजेंट 5x का पीरियड किस चीज़ के बराबर आ जाएगा? पाई ओवर 5। आपसे कहता है जी कॉट 1/3x, इसका पीरियड बताइए कितना होगा? कॉट 1/3x का। कॉट का स्टैंडर्ड पीरियड किस चीज़ के बराबर है? पाई के। इसको आप डिवाइड करेंगे 1/3 पे तो ये आ जाएगा 3 पाई। इस तरह किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो बाहर के कांस्टेंट होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, जो एंगल से बाहर पड़े होते हैं, ये पीरियड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालते, मल्टीप्लाई हो रहे हो या इस पर डिवाइड हो रहे हो। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 3 है, ए वेक्टर गिवन है और उसने कहा ये इररोटेशनल है, कांस्टेंट ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ हम डेफिनेशन लगाएंगे इररोटेशनल की कि डेल क्रॉस ए इज़ इक्वल टू 0 और डेल की वैल्यू है हमारे पास पार्शल व पार्शल एक्स आई प्लस पार्शल व पार्शल वाई जे प्लस पार्शल व पार्शल जेड के। और दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के लिए फर्स्ट रो में लिखते हैं जी आई, जे और के। फिर सेकंड रो में जो पहला वेक्टर है उसके आई, जे और के कॉफिशिएंट पार्शल ओवर पार्शल एक्स, पार्शल ओवर पार्शल वाई, पार्शल ओवर पार्शल जेड। और ए के आई, जे और के कॉफिशिएंट -4x -3y प्लस ए जेड। फिर वाई जे के कॉफिशिएंट लिखूँगा तो bx 3y प्लस 5z 4x प्लस cy प्लस 3z। जी अब इस डिटर्मिनेंट की हमने एक्सपेंशन करनी है और यहाँ हम लिखेंगे i और इस i की रो भी छोड़ देनी है, इसका कॉलम भी।
और बाकी 2/2 का मैट्रिक्स रह गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इसे आप पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, आंसर मिल जाएगा c, दरमियान में माइनस। इसको विद रिस्पेक्ट टू z डिफ्रेंशिएट करेंगे, आंसर आ जाएगा 5, फिर माइनस का j। अब इस j की रो और j का कॉलम छोड़ देना, ये जो j है इसकी रो भी छोड़ देनी है, इसका कॉलम भी, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ आंसर मिलेगा 4, दरमियान में माइनस, फिर इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, तो यहाँ पे आ जाएगा a, फिर प्लस का k, और इस k की रो कॉलम को छोड़ देंगे, k की रो कॉलम को छोड़ेंगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, यहाँ पे b, इसे दरमियान में माइनस, फिर इसे करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो विद रिस्पेक्ट टू y करने से यहाँ पे -3 आ जाएगा, इक्वल टू नल वेक्टर लिख दीजिए। और इस नल वेक्टर को आप लिख सकते हैं 0i प्लस का 0j प्लस 0k। जी यहाँ से कंपेयर कीजिए, तो c - 5 इज़ इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू आ जाएगी 5। अब आपने देखना है कि यहाँ पे c कहाँ पे 5 गिवन है, तीन ऑप्शन में है c की वैल्यू 5। दूसरा फाइंड आउट कीजिए, अगर हम इसे कंपेयर करेंगे तो माइनस टाइम 4 - a इज़ इक्वल टू 0, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करें, माइनस का 4 प्लस a इज़ इक्वल टू 0, a की वैल्यू आ जाएगी 4, और b प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ से b की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो ये कांस्टेंट आ गया, a कांस्टेंट है जी 4 -3 और 5, और 4 - 3 5 हमारे पास मौजूद है ऑप्शन ए में। ये था जी हमारा क्वेश्चन 3 है। v वेक्टर दिया गया है और कहा गया है ये सोलिनॉइडल है। अब वेक्टर उस वक्त सोलिनॉइडल होता है कि जब डेल डॉट v इज़ इक्वल टू 0, और डेल की डेफिनेशन क्या है, पार्शियल ओवर पार्शियल xi, पार्शियल ओवर पार्शियल yj, पार्शियल ओवर पार्शियल zk, और इसका हमने डॉट लेना है जी v के साथ, -4x - 6y प्लस 3z इंटू i, फिर प्लस -2x प्लस y माइनस 5z इंटू j, फिर प्लस 5x प्लस 6y प्लस az इंटू k, और ये सारा किस चीज़ के बराबर है, 0 के। और डॉट दो वेक्टर का इस तरह लिया जाता है कि उन्हें i के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, पार्शियल ओवर पार्शियल x -4x - 6y प्लस 3z, पार्शियल ओवर पार्शियल y -2x प्लस 5y माइनस 5, पार्शियल ओवर पार्शियल z 5x प्लस 6y प्लस az इज़ इक्वल टू 0। जी अब डेरिवेटिव यहाँ पे लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, आंसर -4x आ जाएगा, -4 आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे 1 आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे प्लस का a इज़ इक्वल टू 0, -3 प्लस a इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 है, इंटेग्रल गिवन है along the path x raised to power 4 minus 6x y cube is equal to 4y square is। अच्छा, अब अगर हमें इंटेग्रल इस फॉर्म में दिया गया हो, m dx प्लस n dy, अगर ये इस फॉर्म में है, आप सबसे पहले ये देखिए कि ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है या नहीं। भाई कोई भी इक्वेशन जो है, अब ये देखना है कि कोई भी इक्वेशन कब हमारे पास क्या वो कंडीशन थी कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए। जी इसमें आप मालूम करेंगे करली m ओवर करली y, यानी इस m को आपने पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा,
विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस का 6xy², तो करली m ओवर करली y माइनस 6xy² आ जाएगा। अब n को आपने पार्शली डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शल n ओवर पार्शल x, ये है हमारे पास n। इसे जब आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस का 6xy², और ये दोनों सेम आ रहे हैं। अगर करली m ओवर करली y इज़ इक्वल टू करली n ओवर करली x, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास एग्जैक्ट बन गई। अब जब एग्जैक्ट बन गई है ना, तो अब हमारे पास एक थ्योरम है, उस थ्योरम को हम यूज़ करेंगे। थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, कि ये जो कर्व है ना ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो जाती है। एग्जैक्ट होने की वजह से ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो गई, इसका अब कोई रोल नहीं रहा। अब आपने क्या काम करना है, जैसे ये मेरे पास है, ये पॉइंट आप लिख लीजिए, यहाँ पे है ओरिजिन 0 0 और पॉइंट कौन सा है 2,1, यहाँ पे कहीं होगा पॉइंट 2,1, और यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा 2,0, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 0। तो अब हम मूव करेंगे, पहले अलॉन्ग x एक्सिस मूव कर लेंगे, फिर हम अलॉन्ग जो है वो y एक्सिस टुवर्ड्स y एक्सिस मूव करेंगे, क्योंकि हमारी कर्व जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो चुकी है। अब किसी भी तरह से आप मूव कर सकते हैं। जो गिवन इंटेग्रल है अब उसकी शक्ल कुछ इस तरह से बन जाएगी। इसे अब आप ब्रेक 0 0 2 2,1 10x⁴ 2xy³ इंटू dx माइनस 3x² dy। जब हम मूव करेंगे अलॉन्ग x एक्सिस, जब हम मूव करेंगे अलॉन्ग x एक्सिस, तो यहाँ पर आप ये जो सारा इंटेग्रल है इसको आप इस तरह लिखेंगे 0 0 2, लिमिट्स हमारी कितनी आ जाएंगी 2,0, यानी 10x⁴ 2xy³ इंटू dx माइनस 3x² इंटू dy, फिर प्लस। अब हमने मूव करना है इधर पैरेलल टू y एक्सिस, वर्टिकली मूव करना है, और इसकी जो हम लिमिट्स लिखेंगे वो 2,0 2,1 और 10x⁴ 2xy³ माइनस का 3 इंटू dx माइनस का 3x² इंटू dy। अब इन्हें सॉल्व करना है। अब आप देखिए, इसमें जब हम मूव कर रहे हैं अलॉन्ग x एक्सिस, तो यहाँ पर y जो है वो फिक्स रह रहा है और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0, और जो x है वो हमारे पास वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 to 2, यानी इसमें जो dy है ये वाला जो कंपोनेंट है ये सारा 0 हो जाएगा, और ये भी वैल्यू सारी किस चीज़ के बराबर हो जाएगी 0 के। तो यहाँ हमारे पास रह जाएगा 10x⁴ इंटू dx, और ये सारा वैल्यू जो है वो 0 हो गई, फिर प्लस। अब यह इसको देख रहा है, अगर आप यहाँ देखिए तो इसमें x हमारा कांस्टेंट है, x हमारा कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू फिक्स रह रही है 2, जबकि y जो है वो वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 to 1। और जब हम वर्टिकली मूव करेंगे तो ये वाला सारा पार्ट इसका किस चीज़ के बराबर हो जाएगा 0 के, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3 x की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 उसका स्क्वायर फिर y² इंटू dy। अब देखना ये है कि इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी। इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी, जैसे आप यहाँ देखिए हमारा जो x था उसकी वैल्यू थी फ्रॉम 0 to 2, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 0 to 2, और y की वैल्यू आ रही है फ्रॉम 0 to 1 जी। 10x⁴ भाई x⁴ की इंटीग्रेशन आ जाएगी x⁵ डिवाइड बाई 5, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है 0 to 2, फिर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12,
और वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3 और लिमिट्स आ जाएंगी फ्रॉम 0 to 1। यहाँ आ जाएगा 2, अपर लिमिट पुट करेंगे 2⁵ माइनस 0, फिर माइनस का यहाँ रह जाएगा 4, कटिंग कर दीजिए और इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे 1, लोअर लिमिट पुट करेंगे 0। 2⁵ है जी 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया 64 माइनस का 4, तो इसमें आंसर आ गया हमारे पास 60। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आ जाएगी ये ऑप्शन बी थी, ये सी है और ये डी। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ गई है 60 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 6। इफ S इज द क्लोज्ड सरफेस एंड V इज द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय S, देन सरफेस इंटेग्रल जो है वो किस चीज़ के बराबर आएगा। ये ऑप्शन दी गई हैं A, B, C और D। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे डाइवर्जेंस थ्योरम। भाई डाइवर्जेंस थ्योरम ये कहता है कि सरफेस इंटेग्रल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वॉल्यूम इंटेग्रल में। यानी ये जो सारा हमारे पास रिज़ल्ट है ये आ जाएगा वॉल्यूम में और डेल डॉट आर बन जाएगा, डेल डॉट आर। अब देखना ये है कि डेल डॉट आर की वैल्यू क्या आती है। देखिए अगर आपके पास डेल है जी पार्शल ओवर पार्शल एक्स आई, पार्शल ओवर पार्शल वाई जे, प्लस पार्शल ओवर पार्शल जेड के और डॉट आर अगर हमारे पास है जी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के जी। ये सारा आंसर अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर पार्शियल डेरिवेटिव लूँगा तो ये आंसर आ जाएगा 1 और आई डॉट आई वो भी 1 के बराबर होता है विद रिस्पेक्ट टू वाई विद रिस्पेक्ट टू जी। तो ये टोटल आंसर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा 3 के। डेल डॉट आर जो है ये भी एक MCQ है आपका, इसको भी आप ध्यान से समझ लीजिए। ये डेल डॉट आर की वैल्यू किस चीज़ के बराबर है। देखें इस पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब आप डिफरेंशिएट करेंगे रिजल्ट 1 आ जाएगा और आई डॉट आई किस चीज़ के बराबर 1, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। पार्शियल ओवर पार्शियल वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे आंसर 1 है और जो ए डॉट जे वो भी आंसर किस चीज़ के बराबर है 1 के। तो ये टोटल आंसर जो है वो 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट किस चीज़ के बराबर आ जाएगा जी 3B जो है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आ जाएगी वो हमारे पास ऑप्शन सी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन इज़। देखिए जब कोई पार्टिकल या कोई बॉडी जो है अलोंग द सर्कल मूव करती है तो वहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो है ना वो चेंज होती जाएगी। जैसे जैसे ये मूव होगा वेलोसिटी चेंज होगी, एक्सीलरेशन आएगा और जब एक्सीलरेशन आता है तो फिर फोर्स आती है। जब एक्सीलरेशन आएगा तो फोर्स आएगी और उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और वो ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर होती है। और उसको बैलेंस करने के लिए एक और फोर्स होती है उसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और वो होती है अवे फ्रॉम द सेंटर। और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करती हैं और आपको पता है कि फोर्स का फार्मूला होता है F = ma। ये चूँकि टुवर्ड्स द सेंटर है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये अवे फ्रॉम द सेंटर है तो इसके साथ एक नेगेटिव साइन आता है। तो हम लिखते हैं F = ma फार्मूला है, लेकिन चूँकि मास नेगेटिव नहीं होता तो एक्सीलरेशन इसका क्या आ जाएगा नेगेटिव और वो हमारे पास केस कौन सा बन जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगी। ये ऑप्शन तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो है वो डॉट प्रोडक्ट आ रहा है और जो डॉट प्रोडक्ट है वो एक स्केलर नंबर होता है जबकि एक्सीलरेशन जो है वो एक वेक्टर है, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए 2 पार्टिकल कनेक्टेड बाय ए रिजिड बॉडी मूविंग फ्रीली इन अ प्लेन। जी 2 डायमेंशनल में रिजिड बॉडी के लिए फार्मूला बता रहा हूँ N कैपिटल N
माइनस के, ये फार्मूला है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू एन के। ये जो n है ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और जो कैपिटल N है ये रिप्रेजेंट करेगा डायमेंशन को, और K रिप्रेजेंट करता है कॉन्स्ट्रेंट। K रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्स्ट्रेंट। अब आप देखें, उसने कहा कि ये बॉडी हमारे पास रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी में क्या होता है कि दो पॉइंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। सिर्फ यही इसके ऊपर एक कांस्टेंट है कि दो पॉइंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो सेम रहेगा, और बॉडी फ्रीली मूव कर रही है। अच्छा, अब इसके ऊपर अगर हम फार्मूला लगाएं तो आप यहाँ पर देखिए पार्टिकल्स हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं 2, तो n की वैल्यू यहाँ 2 आ जाएगी, और कैपिटल N हमारा डायमेंशन को, और चूँकि ये प्लेन में मूव कर रहे हैं तो इसलिए इसकी जो डायमेंशन है वो हमारे पास आ जाएगी 2, और कांस्टेंट सिर्फ एक है कि दो पॉइंट के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो सेम रह रहा है। तो इसमें 4 - 1 आंसर आ जाएगा जी हमारे पास 3, ये बन जाएगी ऑप्शन बी। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, द सेंट्रॉइड ऑफ अ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस ए इज 2a/π, 4a/π, a/π, a/2π। यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर है, उसका सेंट्रॉइड बताना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताना है, सेंटर ऑफ मैस बताना है किस जगह पे आएगा। देखिए ये मेरे पास एक वायर है अगर पूछा जाए इस वायर का सेंट्रॉइड कहाँ पे है, तो वो एग्जैक्टली इसके मिडल पॉइंट सेंटर के ऊपर आएगा। लेकिन अगर मैं इस वायर को यूं मैं इसके मिला दूं तो ये मेरे पास एक सर्कल बन गया, और सर्कल का जो सेंट्रॉइड होता है एग्जैक्टली सर्कल के सेंटर के ऊपर होता है। लेकिन अगर हम इसको इस शेप के अंदर बना दें तो इसे हम बोलते हैं सेमी सर्कुलर वायर। सेमी सर्कुलर वायर है, तो इस सेमी सर्कुलर वायर का सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मैस पूछा गया है, और वो अंदाज़ा मेरा ये है कि वो तकरीबन यहाँ पे आएगा, इस जगह पे, यहाँ ये जो पोर्शन है इस जगह पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे ये सर्कुलर वायर है, इसको अगर मैं इस तरह रख दूँ तो ये सेमी सर्कुलर वायर आ गई, और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इस पॉइंट के ऊपर है, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को मैंने नाम रख दिया है xc का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसके दो मेथड्स हैं। पहले हम इसे पॉपस थ्योरम, सेकंड थ्योरम की मदद से सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद एक और सेकंड मेथड भी है। इससे आपका एमसीक्यू बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है विद इन सेकेंड इसमें सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ से 2-3 एमसीक्यू इसके अंदर और बनाते हैं। देखिए इसमें सेमी सर्कुलर वायर को जब मैं वाई एक्सिस के ऊपर इस तरह इसे रोटेट करूँगा तो ये कुछ एरिया, सरफेस में कुछ एरिया कवर कर रही है, और ये जो एरिया कवर करेगी, सरफेस एरिया कवर करेगी, उसे हम बोलते हैं सफ़ियर। जब आप किसी सर्कल को रोटेट करवाते हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस तो कौन सी शक्ल में चले जाता है, सफ़ियर में। ये पहला एमसीक्यू बना। दूसरा एमसीक्यू, किसी भी सफ़ियर का जो एरिया निकालने के लिए फार्मूला होता है वो है 4πr²। एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। यहाँ जो कि रेडियस a है तो πa², और लेकिन अगर सफ़ियर आ जाएगा तो सफ़ियर का एरिया होगा 4πa²। एक बात ये, और दूसरी बात जब हम इसे रोटेट करवाएंगे, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला आप देखिए, जब मैं इसे रोटेट करवाऊँगा तो ये xc जो डिस्टेंस होगा xc वो भी इस तरह रोटेट करेगा, और उसकी रोटेशन होगी अलोंग द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और किसी भी सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस निकालने के लिए फार्मूला होता है 2πr, और यहाँ जो रेडियस है वो किस चीज़ के बराबर है, xc के। और किसी भी सर्कल का जो सरफेस है, जो उसका सरकमफ्रेंस है, वो किस चीज़ के बराबर है, 2πxc के। अच्छा, ये मेरे पास एक वायर है, अगर इस वायर की लेंथ l है
और अगर मैं इसको इस शेप में कन्वर्ट कर दूं तो ये सेमी सर्कुलर वायर बन गई, और इस सेमी सर्कुलर वायर की लेंथ को हम कहेंगे पाई आर, क्योंकि सरकमफ्रेंस जो है वो किस चीज़ के बराबर है 2 पाई आर के। तो जो हाफ सर्कल होगा वो किस चीज़ के बराबर हो, हाफ सर्कल की सरकमफ्रेंस जो है वो किस चीज़ के बराबर हो जाएगी पाई आर के। अब आप देखिए हम ये थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं और विद इन सेकेंड अपना आंसर लेके आते हैं। ये मैंने सारी स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसको आप एज ए MCQ भी याद कर लीजिए। हमारा जो MCQ सॉल्व होने लगा है, द एरिया ऑफ द सरफेस ट्रेस आउट बाय द कर्व। ये जो हमारे पास कर्व थी, इसको जब मैंने रोटेट करवाया तो सरफेस के अंदर जो एरिया कवर हुआ है उसे मैं डिनोट कर रहा हूँ S से। सरफेस एरिया ट्रेस आउट बाय द कर्व इज़ इक्वल टू, ये आ गया जी, इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ द कर्व। भाई सेमी सर्कुलर की जो लेंथ है वो किस चीज़ के बराबर होगी, पाई ए के, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये जो था यहाँ से, इसका पाथ कौन सा था, इसने एक सरकमफ्रेंस के ऊपर मूव करना है, और इसकी जो लेंथ थी वो हमारे पास थी 2 पाई XC। अब यहाँ से इस S की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 4 पाई A स्क्वायर पाई A 2 पाई XC। अब हमें यहाँ से XC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये वाला 2 पाई इससे कैंसिल करेंगे, यहाँ 2 रह जाएगा, ये वाला A इससे कैंसिल, तो यहाँ से XC बराबर हो जाएगा 2A डिवाइडेड बाय पाई। तो ये आया जी हमारे पास सेंट्रॉइड ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर, जिसकी ऑप्शन किस चीज़ के बराबर है जी, ए ऑप्शन ए के। इसका एक मेथड और भी है, अब वो सेकंड मेथड देखिए, वो एक ट्रेडिशनल मेथड है। आप स्मार्ट थिंकिंग रखिए और क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व कीजिए कि विद इन सेकेंड आपके आंसर आना शुरू हो जाए। इसका एक सॉल्यूशन और है, वो सॉल्यूशन ये है कि आप इस पूरी वायर में से एक छोटा सा पोर्शन लीजिए इसका, यानी अगर आप इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो पोर्शन हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू a cos थीटा, और ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू a sin थीटा। इस जगह के ऊपर हमने एंगल रख लिया है थीटा। अब इसमें थीटा में आप इंक्रीमेंट लगाइए, इस स्मॉल से एंगल को नाम रख दीजिए डेल्टा थीटा का, और हम ये एक स्मॉल पार्ट ले रहे हैं, इतना पोर्शन ले रहे हैं वायर का, और पूरा मैस चूँकि हम रख देते हैं जी इसमें m के बराबर, तो इतने पोर्शन का जो मैस होगा उसे आप नाम रख दीजिए dm का, और इसकी जो लेंथ आएगी ये वाली, इस लेंथ को हम नाम रख रहे हैं dx का जी। अब देखिए लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है मैस डिवाइडेड बाय पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से लैम्डा जो है वो बराबर हो जाएगा मैस पर यूनिट लेंथ। चूँकि ये सेमी सर्कुलर वायर है तो इस सेमी सर्कुलर वायर की जो लेंथ आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, पाई आर। फिर यहाँ से लैम्डा इज़ इक्वल टू, अगर हम इस स्मॉल पार्ट की बात करें तो लैम्डा बराबर हो जाएगा, इसका मैस आ जाएगा dm, और इसकी लेंथ को हमने क्या नाम रखा हुआ है dx का। तो यहाँ से लैम्डा बराबर हो जाएगा लैम्डा dx इज़ इक्वल टू dm के, और जो dx है वो इस लेंथ का नाम है, dx इस लेंथ का नाम है, और लेंथ के लिए आपके पास एक फार्मूला है L इज़ इक्वल टू आर थीटा। अगर हम वो फार्मूला लगाएं तो लैम्डा इज़ इक्वल टू, यहाँ से dx बराबर हो जाएगा a d थीटा के, dx यहाँ से बराबर हो जाएगा a और d थीटा, और ये बराबर आ जाएगा किसके, dm के। और इसमें y कंपोनेंट हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसका x कंपोनेंट किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, 0 के। वो फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं रही, क्योंकि ये कर्व जो है वो सिमेट्रिकल है अबाउट y एक्सिस, तो y एक्सिस के ऊपर इसका सेंट्रॉइड लाई करेगा। अब y कंपोनेंट सेंट्रॉइड फाइंड करना है y का, इसके लिए फार्मूला है 0 टू पाई y dm डिवाइडेड बाई dm। भाई लिमिट्स अब 0 टू पाई क्यों आई हैं, देखिए y वेरी कर रहा है,
वाई लेंथ जो है ऐसे 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 है, वाई इस जगह आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा, वाई यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वाई की जो वेरिएशन है वो कितनी है, वाई इज इक्वल टू 0 to पाई, ये इसकी लिमिट आ जाएगी क्योंकि वाई के अंदर वेरिएशन आ रही है। तो वाई इज इक्वल टू 0 to पाई। अब यहाँ से वाई की वैल्यू है हमारे पास ए साइन थीटा और डी एम आ रहा है। भाई ये तो वेरिएबल y था, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू डी एम इंटीग्रेशन करेंगे, ये काम मुश्किल हो जाएगा। आप एक सिंगल वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट कीजिए, यहाँ से डी एम की वैल्यू लिख दीजिए लैम्डा टाइम्स ए डी थीटा, यानी यहाँ आ जाएगा लैम्डा ए डी थीटा डिवाइडेड बाय, और जो पूरा मैस छोटे छोटे मैसेज को आपने ऐड करना है, चूँकि ये यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर है, हर जगह से पीसेस बराबर होंगे, जब आप सारा इनको ऐड अप करेंगे तो टोटल आंसर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, m के। अब यहाँ से लैम्डा ए स्क्वायर ये कांस्टेंट है, इसको आप बाहर लिख लें, लैम्डा ए स्क्वायर कांस्टेंट है, इसे हम बाहर लिखेंगे लैम्डा ए स्क्वायर और 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय m। अब आप देखिए लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, लैम्डा किस चीज़ के बराबर है, m ओवर पाई r के, और यहाँ r की जगह पे आप क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, क्योंकि आपका जो रेडियस है वो किस चीज़ के बराबर था, a के। तो लैम्डा की जगह पे आ जाएगा m ओवर पाई a इंटू ए स्क्वायर, और साइन की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस कॉस, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और लिमिट्स हैं 0 to पाई डिवाइडेड बाय m, ये m इस m से कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला स्क्वायर इस a से कैंसिल। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा a ओवर पाई। इसमें अब आपने लिमिट पुट करनी है, अपर लिमिट पुट करेंगे कॉस पाई माइनस कॉस 0, और कॉस पाई की वैल्यू होती है जी -1, और कॉस 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, कॉस पाई -1 है तो -1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय पाई, तो इससे आंसर भी हमें मिल जाएगा 2a ओवर पाई, और वही आंसर हमारा a आ रहा है। तो इसमें आप जो सा मर्जी मेथड इसमें यूज़ कर लीजिए, लेकिन जो मैंने पहले करवाया है वो एक शॉर्टकट है कि उसके अंदर हमने पॉपर्स थ्योरम जो है उसका रिजल्ट यूज़ किया था। आप उसी मेथड से क्वेश्चन को कर लें। अगर आपको ये इजी लग रहा है, इस पर टाइम लगा है, जो सा मर्जी आप मेथड यूज़ कर लें। Question 10. Moments of inertia of a rectangular plate with side A, B about an axis perpendicular to the plane and passing through the vertex is 1/3 m a square, 1/3 m b square, 1/3 m into a square minus b square, 1/3 m a square plus b square। ये मैंने एक रेक्टेंगुलर प्लेट ली है और इसके एक वर्टेक्स को हमने रख दिया है किसी एक एक्सिस के ऊपर, और ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इन दोनों के ऊपर आ गया परपेंडिकुलर, और ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है तो आप इसके ऊपर मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट नहीं कर सकते। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहता है, अब हम मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया मालूम करेंगे अलोंग जेड एक्सिस, तो आई जेड जेड बराबर हो जाएगा आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, और आई वाई वाई इसका फार्मूला होता है, आई वाई वाई के लिए फार्मूला होगा इंटेग्रल एक्स स्क्वायर इनटू डीएम। अब ये एक्स स्क्वायर और डीएम ये क्या चीज है, डीएम हमने ले लिया है इस पूरी रेक्टेंगुलर प्लेट का मैश, मैंने नाम रख दिया एम का, और उसमें से एक छोटी सी स्ट्रिप ले लिया है, एक छोटा सा इसका पीस ले लिया है, इसके मैश को नाम रख दिया है डीएम, और ये जो लेंथ आई है इसके मैश इतनी स्ट्रिप की, इसको नाम रखा है डीएक्स, और x जो है इस डीएम से y एक्सिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब यहाँ हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, जबकि इंटीग्रेशन क्या बन रही है विद रिस्पेक्ट टू m, हमने ये वेरिएबल सेम करने हैं, क्योंकि अगर वेरिएबल सेम हो जाए तो इंटीग्रेशन करना आसान है। डेंसिटी के लिए फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम,
लेकिन यहाँ पर आप वॉल्यूम की जगह एरिया यूज़ करेंगे क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप जो है वो 2 डायमेंशनल शेप है। तो यहाँ से डेंसिटी बराबर हो जाएगी मैस m है और इसका जो एरिया आ जाएगा, ये लेंथ a है, ये लेंथ इसकी b है, तो इसका एरिया आ जाएगा ab आ जाएगा। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें इस स्ट्रिप की, इस स्ट्रिप के लिए जो मैस होगा वो आ जाएगा dm, और इस स्ट्रिप का जो एरिया है, भाई ये वाली लेंथ आपके पास b है, ये लेंथ x है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये b dx आ जाएगा। यहाँ से dm बराबर हो जाएगा रो b और dx जी। इसमें वैल्यूज लगा दीजिए। जब यहाँ आप वैल्यूज लगाएंगे तो x स्क्वायर, इसकी जगह रो b और dx। अब वेरिएबल x की आपको लिमिट भी चाहिए। देखिए आपने ये स्ट्रिप यहाँ पर रखी है, भाई ये स्ट्रिप इस जगह पे भी आ सकती है, यहाँ भी इस जगह भी आ सकती, वेरी करेगी। और कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी? ये जो पॉइंट है मेरे पास क्या आ रहा है जी, a,0, तो 0 से a इसकी आ जाएगी लिमिट्स, और x स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाएगी x³ डिवाइड बाई 3 और लिमिट्स हैं 0 to a। अपर लिमिट इसमें पुट करेंगे तो a³ डिवाइड बाई 3, लोअर लिमिट्स पुट करेंगे 0, आंसर आ गया। अब आपने इस रो की वैल्यू लगानी है, ये किस चीज के बराबर है, m/ab के। तो यहाँ लिखेंगे m/ab इंटू b a³ डिवाइडेड बाई 3, ये b कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 1/3 ma²। ये आई है जी वैल्यू हमारे पास आई, और इसी तरह अगर हम कैलकुलेट करें i(x)(x) तो ये आंसर हमें मिल जाएगा 1/3 mb²। इसमें लगा दीजिए वैल्यू 1/3 mb² प्लस 1/3 ma²। 1/3 m इसमें कॉमन, तो ये आ जाएगा जी a² प्लस का b²। ये तो सारी हमने की है कैलकुलेशन, लेकिन अगर आप स्मार्ट थिंकिंग रखते हैं, कुछ सारे स्टूडेंट से अलग सोचते हैं, तो इसका आंसर विद इन सेकंड हम दे सकते हैं। देखिए ये तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है कि i z z इज इक्वल टू i x x प्लस i y y, दो का सम आ रहा है इसमें। यहाँ पर सिर्फ एक कैलकुलेट किया गया है, यहाँ भी सिंगल आ रहा है, इसमें डिफरेंस आ रहा है, जबकि डी ऑप्शन के अंदर जो है वो इन दोनों का सम आ रहा है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में जो राइट ऑप्शन आ जाएगी वो डी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन 11 है जी, एवरी बाउंडेड इनफिनिट सेट हैज एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट इज द स्टेटमेंट ऑफ। अब आप ये देखिए, आपको थ्योरम की स्टेटमेंट भी आ रही है, तो आपके जितने ये थ्योरम्स हैं आप इसकी सारी स्टेटमेंट्स को याद कर लें। आपको देखें MCQs आना है, बहुत लंबे चौड़े थ्योरम प्रूव करने के लिए आएंगे, ये नहीं आने। या तो आपको थ्योरम की एप्लीकेशन दे देगा, छोटी छोटी उसकी एग्जांपल्स हैं, या कोई डेफिनेशन पूछेगा, या किसी डेफिनेशन से मुतल्लिक कोई एग्जांपल पूछ लेगा। अब यहाँ भी उसने 3 थ्योरम जो है ना वो दे दिए इसमें, और मैंने इन तीनों की आपको स्टेटमेंट लिख दी है। बहरहाल इस वक्त जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन बी है। रिमेनिंग जो 2 थ्योरम थे मैंने उनकी भी आपको स्टेटमेंट लिख दी है। आप जितने थ्योरम की स्टेटमेंट याद कर सकते हैं उन्हें याद कर लीजिए, फार्मूलाज को याद कर लीजिए, और उनके ऊपर छोटी छोटी जो एप्लीकेशंस हैं, छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं उनकी तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।